गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ श्री नंदीश्वर विद्यालय में आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज मैं फिर से रिजर्व बैंक के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य और रिजर्व बैंक की वर्तमान व्यवस्था के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज हम रिजर्व बैंक के कार्यों पर चर्चा करेंगे। रिजर्व बैंक के वर्जित कार्य, रिजर्व बैंक द्वारा साख का नियंत्रण, रिजर्व बैंक द्वारा बैंक की सफलताएं, रिजर्व बैंक द्वारा बैंक की असफलताएं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे रिजर्व बैंक के कार्यों पर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा और बहुत से क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है ना। तो सबसे पहला है नोट निर्गमन का अधिकार। यह किसी को भी अधिकार नहीं दिया गया है कि नोटों का निर्गमन करना सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक को ही अधिकार दिया गया है। यह बैंकों के लिए साख उपलब्ध कराती है और वित्त की व्यवस्था करती है और शाख मुद्रा का निर्माण भी रिजर्व बैंक ही करता है। मतलब इसके लिए ही नोट निर्गमन का अधिकार दिया गया है। और कागजी जो मुद्रा होती है, एक बार यह निर्माण करने के बाद सभी जो उपभोक्ता होते हैं उसे आसानी से स्वीकार कर लेते हैं और उस पर विश्वास कर लेते हैं। तो नोट निर्गमन का जो अधिकार है वो रिजर्व बैंक के लिए ही दिया गया है। सरकार का बैंकर, देखिए रिजर्व बैंक अन्य उपभोक्ताओं के लिए या अपने ग्राहक उनको ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं कराती है। यह गवर्नमेंट के लिए ऋण उपलब्ध कराती है, यानी गवर्नमेंट का जो फंड की आवश्यकता पड़ती है, पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो रिजर्व बैंक भी उनकी व्यवस्था करती है। इसे सरकार का बैंक या सरकार का बैंकर भी कहा जाता है। वित्त मंत्रालय का जो कार्य रहता है तो सबसे पहले रिजर्व बैंक द्वारा ही वह अनुमति मांगती है। जब रिजर्व बैंक उसे अनुमति दे देती है तो वित्त विभाग वह कार्य की स्वीकृति सांसद में या परिषद में पेश हो जाता है। यानी वह जो सरकार के जो कार्य होते हैं उनमें जो फंड या पैसे की व्यवस्था होती है उसकी व्यवस्था या उसकी लोन की व्यवस्था रिजर्व बैंक ही करती है। इसलिए इसे सरकार का बैंक भी कहा जाता है। बैंकों का बैंकर, ये आपको नाम से इसमें सुना, बैंकों का बैंक, यानी कि इस टाइप से हेड ये है मानो, ठीक है ना। ये जो बिंदु है ये जो चारों तरफ सिटियों में बैंक खुले हुए हैं, ठीक है, ये बैंक है, हजारों लाखों बैंक चल रहे हैं। अब इनका ये धुरी है, ठीक है ना। ये धुरी से जो संचालित हो रहे हैं, ये देखिए आप, ये संचालित हो रहे हैं, तो इनको संचालित करना, इनको वित्त व्यवस्था देना, इनको समय समय पर मार्गदर्शन देना, कंट्रोल करना, ये जो कंट्रोल रूम है ये रिजर्व बैंक है, ठीक है। ये जो कंट्रोल रूम है जो सभी बैंकों को चला रहा है, घुमा रहा है, वो रिजर्व बैंक है, ठीक। तो रिजर्व बैंक सभी बैंकों का बैंक होता है। जिस प्रकार सभी छोटी छोटी नदियों का जल एकत्र होकर समुद्र में विलीन हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जितने भी छोटे बड़े बैंक होते हैं उनका हेड ऑफिस रिजर्व बैंक या कंट्रोल रूम या कहना चाहिए जो मास्टरमाइंड होता है वो रिजर्व बैंक रहता है। सभी को रिजर्व बैंक संचालित करता है, ठीक है ना। तो हेड ऑफिस को होता है रिजर्व बैंक जो मुंबई में स्थित है। आगे है विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षक। देखिए रिजर्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के भारतीय कोषों के संरक्षक का कार्य करता है। रिजर्व बैंक विदेशी मुद्राओं का उन दरों पर क्रय विक्रय करता है जो समय समय पर भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। स्वर्ण, अन्य बहुमूल्य धातुएं संरक्षण का अधिकार भी रिजर्व बैंक को प्राप्त है। यानी विदेशी मुद्रा, रिजर्व बैंक हमें विदेशों से व्यापार, जो विदेशों से हमारा व्यापार आज आसानी से हो रहा है, उसमें एक पुल का काम रिजर्व बैंक के द्वारा ही संभव हुआ है। भाई हमारी मुद्रा या स्वर्ण या कीमती जेवरात, सोना चांदी, जवाहर, हीरे मोती जो भी हैं, जिस प्रकार वह अपने कस्टडी में संरक्षित रखता है और उसके बदले में हमें विदेशी मुद्रा भी उपलब्ध कराता है, जिससे विदेशों से आसानी से व्यापार कर सकते हैं, ठीक है ना। अब आता है संरक्षक, मतलब क्या होता है, हमारी जो सिक्योरिटी है, हमारी जो सुरक्षा है, और जो जिस पर हम आंख बंद कर विश्वास करते हैं कि हमारे पास जो धन रखा हुआ है वह सुरक्षित नहीं है, परंतु हमारा धन अगर रिजर्व बैंक के संरक्षक में है या उसकी कस्टडी में है, हम निष्फिक्र होकर सोते हैं, हमें फिर चोरी या किसी भी जालसाजी का भय नहीं होता है। इतना हमें रिजर्व बैंक पर विश्वास होता है और इतना उसने विश्वास बनाया है।
साख का नियंत्रण। देखिए रिजर्व बैंक साख नियंत्रण का कार्य करता है। अन्य बैंकों को जो शाख का सृजन करते हैं उसकी मात्रा को यह नियंत्रित करता है। इसके लिए रिजर्व बैंक दर नीति, खुले बाजार की क्रियाएं, नगद कोष अनुपात आदि नीतियों का सहारा लेता है। रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को यह आदेश दे सकता है कि व्यक्तियों को किन प्रतिभूतियों पर कितना उधार देना है। साख का मतलब जो भी साख निर्माण करती हैं जो बैंकें, उन बैंकों को बहुत सी नीतियों का उपयोग करके वह उनको समय समय पर सहमति देता है और यह भी देता है कि कौन कौन सी प्रतिभूतियों पर कितना कितना ऋण देना है। यह वह मार्गदर्शन के रूप में सभी बैंकों को समय समय पर उपलब्ध कराता रहता है। आगे आता है समाशोधन का गृह का कार्य। कितने बढ़िया पॉइंट दिया है। बैंकों का बैंक व अंतिम ऋणदाता होने के कारण रिजर्व बैंक समाशोधन गृह का कार्य करता है। जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक की कार्यालय नहीं है वहां भारतीय स्टेट बैंक इस कार्य को करता है। मैंने कहा ना भाई अपना अनुयायी पहुंचा देता है एक तरफ से या अपनी एक शाखा पहुंचा देता है। खुद को जाना इतना संभव नहीं होता है। जहां वो खुद नहीं पहुंचता वहां एक अपनी एसबीआई के नाम से एक शाखा खोल देता है। वह शाखा उनको सारी सुविधाएं वहां उस जगह पर उपलब्ध कराता है रिजर्व बैंक के आदेश के अनुसार। जो जो उनको निर्देशित करती जाती है वह उस निर्देश के अनुसार सभी अपनी शाखा को संचालित करता है और वह वहां के लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। ठीक है ना। तो समाशोधन गृह का कार्य भी रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। आगे है अन्य कार्य। देखिए उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त रिजर्व बैंक भारतीय बैंकिंग विकास एवं प्रवर्तन संबंधी अनेक कार्य करता है। कृषि शाखा के लिए बैंक ने अपने यहाँ कोषों की स्थापना की। इसी कार्य को करने के लिए सन 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। इसी प्रकार रिजर्व बैंक औद्योगिक वित्त, विदेशी व्यापार की आदि के लिए भी विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देखिए जो एग्रीकल्चर संबंधी ऋण है, कृषि के लिए ऋण है, नाबार्ड वगैरह से वहां से उपलब्ध हो जाते हैं। आगे बैंकों के वर्जित कार्य। देखिए दूसरा पॉइंट है अपने कौन से कार्य रिजर्व बैंक नहीं करती है। देखिए रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक होने के नाते अनेक कार्य को संपन्न करता है, परंतु कुछ कार्य ऐसे हैं जो वह नहीं करता है। अपनी शाखाओं से कार्य कराता है। नंबर 1 ऋण तथा अग्रिम प्रदान करना। यह रिजर्व बैंक नहीं करता है क्योंकि यह उनकी शाखाओं द्वारा कराता है। ऋण तथा अंतिम अग्रिम प्रदान नहीं करता। दूसरा है जमा अथवा चालू खातों पर ब्याज देना। यानी कोई भी रिजर्व बैंक या जो रिजर्व बैंक द्वारा थोड़ी ना होती है, जो रिजर्व बैंक है वह उपभोक्ताओं के या अपने जो ग्राहक होते हैं उनके जमा को स्वीकार करना या ऋण प्रदान करना या ब्याज देना, यह काम रिजर्व बैंक नहीं करता है। यह काम उनकी जो शाखाएं होती है उनके द्वारा करवाया जाता है। अगला है तो अपन पढ़ेंगे जल्दी से। मांग पर देय पत्रों के अतिरिक्त अन्य विपत्रों को आहरित करना, स्वीकार करना, यह कार्य रिजर्व बैंक नहीं करता है। किसी बैंकिंग अथवा अन्य कंपनी के अंशों को क्रय करना अथवा उनकी प्रतिभूतियों को ऋण प्रदान करना। रिजर्व बैंक कोई भी कंपनी के अंशों को न तो स्वीकार करती है, न खरीदती है, न उन पर उन्हें ऋण देती है। ठीक है ना। व्यवसाय के भवन अथवा अपने कर्मचारी के निवासियों को छोड़कर किसी भी अचल संपत्ति को, प्रतिभूतियों को बंधक पर अग्रिम प्रदान करना अथवा अचल संपत्ति का स्वामी बनाना। यानी रिजर्व बैंक ना तो मतलब अपने स्वयं के ग्राहकों को छोड़कर या गवर्नमेंट संबंधी सुविधाओं को छोड़कर अन्य उपभोक्ताओं के या ग्राहकों के वह ना तो अचल संपत्ति या चल संपत्ति या प्रतिभूति बंधक मतलब गिरवी रखकर अग्रिम यानी एडवांस ऋण प्रदान नहीं करता है। किसी व्यवसाय को करना अथवा किसी व्यवसाय औद्योगिक अथवा अन्य उपक्रमों के लिए प्रत्यक्ष हित रखना, यह रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। यह कुछ 4-5 कार्य जो रिजर्व बैंक की वर्जित कार्य थे आप में आसानी से पढ़ ले, उनको लर्न कर ले, अवश्य आपके एग्जाम में आएंगे। अगला है रिजर्व बैंक द्वारा शाख पर नियंत्रण। देखिए कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि एक ट्रैफिक मैन होता है, ये बहुत सी वो रहती है रहती है तो एक ट्रैफिक मैन होता है, तो आने जाने के लिए बहुत सारे जो साधन होते हैं और बीच में अगर यह जो ट्रैफिक मैन खड़ा हुआ है, अगर यह ट्रैफिक मैन इनको सही दिशा निर्देश ना दे तो बहुत जल्दी दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस ट्रैफिक मैन का काम बढ़ जाता है। ठीक उसी प्रकार रिजर्व बैंक का कार्य होता है जो तमाम शाखाओं को संचालित करती है और समय समय पर उन पर निगरानी और कंट्रोल करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि उसकी धुरी यही होती है। अब इतनी बैंकों को संचालित कर रही है तो इतनी बैंकों को नियंत्रण करना बहुत आवश्यक होता है। यदि अनियंत्रित कार्य हो जाएगा तो ये कार्य फेल हो सकता है। बैंक दर, देखिए बैंक दर से आशय उस दर से होती है जिस पर केंद्रीय बैंक भारत में रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों की स्वीकृति प्रतिभूतियों पर ऋण देता है। बैंक दर तथा ब्याज दर में अंतर होता है। ब्याज दर वह होती है
व्यापारिक बैंक ऋण देने को तैयार रहती है। आप समय थोड़ा कॉमन से सोचो, बैंक दर बहुत अंतर है, ब्याज दर यानी हमने जब किसी से ब्याज लेते हैं या बैंक से ब्याज लेते हैं तो बैंक वह पैसा हमें प्रदान कर देता है, उस पर हमें ब्याज देना पड़ता है, तो वो क्या होगा, बैंक को प्रॉफिट हो जाता है। बैंक दर अलग होता है, देखो उसके बारे में पढ़ेंगे। बैंक दर ब्याज दर अंतर होता है। ब्याज दर वह होती है जिस पर व्यापारिक बैंक ऋण देने को तैयार रहते हैं। बैंक दर ब्याज दर में घनिष्ठ संबंध होता है। जब साख की मात्रा को कम करना होता है तो रिजर्व बैंक अपनी दर बढ़ा देती है। देखिए, जब साख की मात्रा को अधिक करना है तो बैंक अपनी दर को बढ़ा देती है, और जब साख मतलब गुडविल, जब उसके वह अपनी साख को कम करना चाहती है तो बैंक दरें कम कर देती है, तो वो बैंक दर होता है। और समझ में आया, बैंक अपनी साखों को बढ़ाना चाहती है तो अपनी दर को, बैंक दर को बढ़ा देता है, और जब साख अपनी कम करना चाहती है, मतलब अपना प्रचार प्रसार कम करना चाहती है, तो बैंक दर भी कम कर देता है। ठीक, आगे है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा बाजार में सरकारी तथा निजी संस्थाओं की प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय से होता है। जब रिजर्व बैंक साख की मात्रा को बढ़ाना चाहता है तो वह इन प्रतिभूतियों को खरीदता है और इसके बदले मुद्रा चुकाता है। इससे मुद्रा का हस्तांतरण व्यक्ति व व्यापारिक बैंकों की ओर होने लगता है। परिणाम स्वरूप व्यापारिक बैंकों की जमा राशियां बढ़ जाती हैं और इसके आधार पर वह अधिक साख सृजन करने लगता है। अब आप ये समझिए, खुले बाजार की प्रतिभूतियां, जब बैंक अपना फंड बढ़ाना चाहता है तो वह जो उसके ग्राहक होते हैं, जो उसके उपभोक्ता हैं, उनको वह लालच देता है, और जिससे क्या होता है, वो अपनी जो ब्याज दर की दर है उसको बढ़ा देता है कि जो फिक्स जमा करेगा उसको फिक्स पर डिपॉजिट पर 8%, 9% अधिक से अधिक ब्याज दिया जाएगा। तो उपभोक्ताओं क्या करते हैं, तो अपना जो पैसा होता है वो अधिक से अधिक बैंकों में जमा करा देते हैं, जिससे बैंक के पास धन अधिक से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाता है और वह उससे उस पैसे से अपने साख का निर्माण और अधिक कर सकते हैं। तो इनसे उनको, और जब वह नहीं करता तो कम कर देता है ब्याज दर देना। तो ठीक है ना, तो खुले बाजार में बाजार की क्रियाएं आपको समझ में आ गई ना, और इसके आधार पर वह अधिक साख सृजन करने लगते हैं। ठीक है, आगे है नगद कोष अनुपात। प्रत्येक व्यापारी बैंक की अपनी कुल जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत रिजर्व बैंक के पास प्रतिरक्षित निधि के रूप में रखना पड़ता है। यह प्रतिशत 3 या 15 तक होता है। जब रिजर्व बैंक को साख की मात्रा बढ़ानी होती है तब इस प्रतिशत को कम कर देती है, और जब बैंक को साख सृजन की क्षमता बढ़ानी होती है तो इसको कम कर देती है। कितना अच्छा पॉइंट, नगद कोष, यानी नगद कोष अनुपात अगर बढ़ाना है तो वो क्या करेगी, इन दरों को क्या कर देगी, कम कर देगी, और अगर वो साख दर है उसको कम करना है तो दर को बढ़ा देगी। ठीक है ना, अगर साख की दर बढ़ा देते हैं, देखिए प्रतिशत बढ़ा देते हैं, यानी कहने को मतलब सिक्योरिटी के रूप में जो व्यापारी होते हैं उन्हें उतना बैंक में हमेशा जमा रखना पड़ता है, और जो सिक्योरिटी के रूप में जो दर होती है उसे कम कर देंगे तो उसे बढ़ जाएगा, और ज्यादा कर देते हुए संग्रह करना, संचित होना कम हो जाएगा। बच्चों इसके और भी कुछ पॉइंट है, अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। समय ज़्यादा होने के कारण मैं यहीं पर विराम देता हूँ, और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लें, और अगर कोई समझ में नहीं आया हो तो विद्यालय में आके हमसे संपर्क करें। जब तक कि आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जय हिंद।